रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोयल की ननद प्रीति वैसे तो एक आलसी लड़की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जिद्दी थी, वो भी अपने बेड के लिए। प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बेड पर बैठे, खाए या फिर उसे गंदा करे। वो पूरा दिन अपने बेड पर पड़े पड़े ही निकाल दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह जब प्रीति की माँ सुमन उसको एक जरूरी काम से बुलाते हुए बोलती है, प्रीति, ओ प्रीति, नीचे आकर दर्शन दे दे, काम है तुझसे। माँ वहीं से बोल दो ना, या फिर मुझे कॉल कर दो। मैं अभी अपने बेड पर बैठकर कॉलेज का असाइनमेंट बना रही हूँ। ये लड़की ना बेड से ऐसे चिपक जाती है जैसे मकड़ी से जाला। आज इसका बेड ही गीला कर दूंगी। सुमन पानी की बाल्टी भरकर ऊपर लेकर जा ही रही होती है कि तभी कोयल ये देखकर जल्दी से अपनी ननद प्रीति को कॉल करके सब बताती है। जिसके बाद प्रीति अपने बेड से उठकर बाहर भागती है और अपनी माँ को रोकते हुए बोलती है, आ तो गई माँ, इस पानी की बाल्टी की क्या जरूरत थी? जरूरत है, आज तेरा बेड गीला करती हूँ, फिर देखती हूँ तू कहाँ सोती रहती है। पूरा दिन पड़ी रहती है, कोई काम तो है नहीं तुझे। अरे नहीं ना माँ, ये बाल्टी मुझे दो मुझे दो। प्रीति अपनी माँ से बाल्टी छीनने लगती है और खींचातानी में सारा पानी सुमन के ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर प्रीति जल्दी से अपने कमरे में भागती है और दरवाजा बंद करके अंदर से बोलती है, माफ करना माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज माफ कर दो। माफ? तू बाहर आ एक बार, आज तुझे माफ नहीं साफ करूंगी इस घर से, नालायक औलाद। ये देखकर कोयल जल्दी से ऊपर आती है और अपनी सास को समझाकर उनको उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ से कुछ देर में सुमन कपड़े बदलकर बाहर सोफे पर बैठकर गरम गरम चाय पीने लगती है। तभी वो कोयल को एक कप चाय ऊपर लेकर जाता देखकर बोलती है, बहू ये चाय कहाँ ले जा रही है? माँ जी, दीदी को देने। वो तो अपने बेड को छोड़कर आएंगी नहीं, तो मैं ही दे आती हूँ। नहीं आती तो ना सही, अब बहुत हो गया। अगर वो बेड नहीं छोड़ सकती तो उसको खाना पीना छोड़ना होगा। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही कर, वरना उसके बिगड़ने का सारा इल्जाम मैं तेरे ऊपर डालूंगी। अपनी सास की बात मानते हुए कोयल भी कुछ खाने पीने का सामान लेकर प्रीति के कमरे में नहीं जाती। शाम तक एक पानी का ग्लास भी ना आने पर प्रीति चिल्लाकर बोलती है, भाभी, ओ भाभी, आज भूल गई क्या कि मैं इस घर में हूँ? ना चाय दी ना लंच, सुन रही हो? प्रीति की बात सुनकर सुमन ऊपर उसके कमरे में आती है और उसको बेड पर पसर कर ऑर्डर देता देखकर बोलती है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अगर खाने को चाहिए तो नीचे आकर टेबल पर बैठकर खा। तेरे नौकर नहीं है यहाँ जो तुझे बेड पर हर चीज ला कर दे। माँ, आप तो जानती हो कि मैं अपने बेड से कितना प्यार करती हूँ। मेरा इससे उठने का मन ही नहीं करता। आप प्लीज माँ, भाभी को बोलो ना, वो यहीं दे जाएंगी। एक कान पर लगेगा तब अक्कल आएगी। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर अब प्रीति बोलती है, लगता है माँ तो इस बार सीरियस हो गई। एक काम करती हूँ, मैं बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ और पिज्जा वाले को बोलूँगी कि घर में आकर मेरे कमरे में ही डिलीवर करके जाए। प्रीति पिज्जा कट वाले को कॉल करके बोलती है, हेलो पिज्जा कट, मुझे एक लार्ज साइज का वेज पिज्जा चाहिए। ओके मैम, प्लीज एड्रेस बताइए कहाँ डिलीवर करना है। लिखिए, चौराहा रोड, गुमनाम गली, चोर मोहल्ला, मकान नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड रूम। वो सब तो ठीक है मैडम, पर ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड बेडरूम क्या है? आप एक ही कमरे में रहती हैं, घर आपका नहीं है? जी घर तो मेरा ही है, पर एक्चुअली मुझे पिज्जा की डिलीवरी अपने कमरे में ही चाहिए। आप चाहे तो पैसे ज्यादा ले लेना। सॉरी मैडम, हम होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं, बेडरूम डिलीवरी की नहीं। थैंक यू। पिज्जा वाला इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और ये सोचकर प्रीति बेचारी उदास हो जाती है कि अब उसको खाने के लिए अपना बेड छोड़कर नीचे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो खाना खाने नीचे जाती है और इतने में सुमन अपनी बहू प्रीति से बोलती है, बहू जब तक ये नीचे है ना, तो एक काम कर, इसका कमरा साफ करा और बेड भी साफ कर दियो। इसको तो बस पड़े रहने से मतलब है। ठीक है माँ जी। कोयल प्रीति के कमरे को साफ करके जैसे ही उसके बेड को साफ करने लगती है, तभी
टेबल पर रखी इंक की बोतल गलती से बेड के ऊपर गिर जाती है और बेड पर इंक का बड़ा सा निशान बन जाता है। ये देखकर कोयल घबराते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? अगर दीदी ने देख लिया तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। कोयल साफ सफाई कर पाती इससे पहले ही कमरे में प्रीति वापस आती है और अपने बेड पर इंक का निशान देखकर गुस्से में बोलती है, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरा बेड गंदा करने की? आपको पता है ना मैं अपने बेड से कितना प्यार करती हूँ। हद तो देखो आपकी बेशर्मी की। अरे मुंह उठाकर मेरे कमरे में चली आई और अब मेरा बेड भी गंदा कर दिया। निकलो यहाँ से। प्रीति की ऐसी बातें कोयल के दिल पर लगती है और वो बिना कुछ बोले रोते हुए उसके कमरे से चली जाती है। सुमन के लाख पूछने पर भी वो प्रीति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन कोयल के कमरे का बेड टूटने की वजह से सुमन उसको प्रीति के कमरे में सोने की कहती है, जिस पर प्रीति बोलती है, नो वे, मैं अपने बेड पर नहीं सुलाऊंगी। आप अपने कमरे में सुला लो माँ। तेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद सुला लेती। लेकिन मेरा सिंगल बेड है, एक ही इंसान सो सकता है उस पर तेरा तो डबल है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। बिल्कुल नहीं माँ, सॉरी, मैं नहीं सुलाऊंगी। मुझे मेरे बेड से बहुत प्यार है और कोई और उस पर सोए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। शर्म तो आती नहीं है? जिस भाभी ने तेरी इतनी केयर करी, तुझे हर सामान बेड पर ला कर दिया, आज उसको एक दिन के लिए तो अपने बेड पर नहीं सुला सकती? कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो और दीदी को मत डांटो। मैं तो जमीन पर भी सो जाऊंगी। चुप रह बहू, मेरे होते तू जमीन पर नहीं सोएगी, हम दोनों थोड़ा एडजस्ट करके सो जाएंगे। लेकिन आज के बाद तू इस लड़की का कोई काम नहीं करेगी। बहुत मतलबी औलाद को जन्म दिया है मैंने। प्रीति को अपनी माँ के तानों की भी कोई फिक्र नहीं थी। जिस भाभी ने उसका इतना ख्याल रखा हो, उसको अपने बेड के आगे इस ननद भाभी के रिश्ते का भी मान नहीं रहा। शाम होने पर कोयल प्रीति को कमरे में खाना देने जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सुमन दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और अपनी बहू का सर गोद में रखकर चिल्लाते हुए बोलती है, प्रीति नीचे आ जल्दी, तेरी भाभी गिर गई सीढ़ियों से। मैं नहीं आ रही। आई नो आप ये सब मुझे मेरे बेड से हटाने के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं अपना बेड नहीं छोड़ूंगी। तू पागल हो गई है क्या? नीचे आ और मेरी मदद कर। अगर मेरी बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। कर लो ड्रामे, मैं नहीं आने वाली। माँ जी, सागर जी। बहू, आज सागर यहाँ होता तो अभी हम हॉस्पिटल होते। वो काम के सिलसिले में बाहर है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुमन बाहर पड़ोस में से अपने पड़ोसियों को बुला कर लाती है, जिनकी मदद से वो कोयल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर कोयल को खतरे से बाहर बताते हैं। तभी वहाँ भागी भागी प्रीति आती है और बोलती है, माँ, भाभी कैसी है? वो ठीक तो है ना? मुझे लगा था कि आप ड्रामा कर रही हैं, लेकिन नीचे खून देखकर मैं तो डर गई। प्रीति को अपने सामने देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, अब क्यों आई है यहाँ बेशरम? जाना अपने बेड पर मर, तेरी अर्थी भी उसी बेड से निकालूंगी, जा यहाँ से। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे सच में लगा था कि आप मजाक कर रही हैं मुझे बेड से उठाने के लिए। हाँ, तेरे उस बेड से हमें इतना प्यार नहीं है जो वहाँ सोने के लिए बहाने बनाए। तेरे जैसी लड़की जिसके लिए अपनी भाभी से जरूरी वो बेड है, वो रिश्तों को क्या समझेगी? शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। आज सागर होता तो तुझे तेरे बेड समेत घर से निकालता। माँ, मुझे माफ कर दो। एक बेजान चीज के लिए मैं अपने सगे रिश्तेदारों को ही अनदेखा कर बैठी। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति को अपनी भाभी की ये हालत देखकर और अपनी माँ के बोल सुनकर ये एहसास होता है कि कोई भी बेजान चीज अपने रिश्तों से ज्यादा जरूरी नहीं होती। अपनों से प्यार होना जरूरी है। बेड जैसी चीजें तो दोबारा आ सकती है, लेकिन अपने नहीं। छवि एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। साथ ही वो घर का कामकाज करने में बहुत निपुण थी। उसके साथ घर में उसकी मम्मी शिवन्या और पापा अक्षय रहते थे। छवि अक्सर ही साफ सुथरा रहना प्रेफर किया करती थी।
इसीलिए उसकी एक अजीब आदत थी कि जब भी वो किसी की बॉडी पर एक भी बाल देखती तो उस इंसान के बाल साफ करने के लिए उसे वैक्स करने लगती थी। ऐसे ही एक दिन छवि कॉलेज जाती है और अपनी फ्रेंड काव्या से मिलती है। हाय काव्या, कैसी है यार? इतने दिनों से कहाँ गायब थी? अरे यार, मैं शिमला घूमने गई थी, कल ही आई हूँ। ये देख, मैं वहाँ से अपने लिए कितना सुंदर ब्रेसलेट लाई हूँ। इयो, काव्या तेरे हाथ देख। छी यार, तू वैक्स नहीं करवाती है क्या? भालू बनके के घूम रही है। तू ना साइड में चल मेरे साथ एक बार। पर क्यों? ऐसे ही छवि अपनी फ्रेंड को साइड में ले जाकर अपने बैग से वैक्सिंग स्ट्रिप्स निकालती है और उसके वैक्स कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और छवि के लिए नील नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है जो अपनी माँ हेमलता के साथ उसे देखने आता है। दोनों परिवार वाले अपनी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और अगले ही महीने छवि और नील की शादी हो जाती है। ऐसे ही सुहागरात के वक्त नील हाफ स्लीव्स की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर कमरे में आता है। तभी छवि उसकी पूरी बॉडी पर बाल ही बाल देखकर बोलती है, छी नील, तुम्हारी बॉडी पर कितने सारे बाल हैं। यार तुमने दाढ़ी बढ़ा रखी है, मुझे समझ आता है, लेकिन बॉडी के बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? कितने गंदे लग रहे हो तुम। मेरे पास मत आना, मैं बोल रही हूँ। यार आज सुहागरात है, आज के दिन दूर क्यों रहूं मैं तुमसे? आओ ना मेरे पास। सुहागरात, वो भी इतनी सारी खेती के साथ? अरे कभी नहीं, मेरे करीब मत आना जब तक तुम वैक्सिंग ना करवा लो, समझे? पर करेगा कौन? मुझे तो आता ही नहीं। डोंट वरी माय डार्लिंग हबी, मैं हूँ ना, अभी कर देती हूँ वैक्सिंग। ऐसे ही छवि अपनी सुहागरात पर वैक्स करना शुरू कर देती है। छवि जोर से नील के पाँव पर से वैक्सिंग स्ट्रिप खींचती है और वो जोर से चिल्लाता है, छवि मुझे बहुत दर्द हो रहा है इससे। नील, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो प्यार में इतना सा दर्द तो सह लो। करता हूँ छवि जान। बस थोड़ा सा और सहन कर लीजिए, फिर बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद नील के हाथों पैरों के सारे बाल हट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। छवि अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन हेमलता की सहेली अपने बेटे की शादी का न्योता देने उनके घर आती है और हेमलता अपनी बहू के साथ शादी में जाने का फैसला करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। छवि अच्छे से तैयार होकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, अरे माँ जी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे तैयार तो हूँ बहू, देख मैंने ये सोने का हार भी पहन लिया। माँ जी, आपके हाथ देखिए ना, कितने सारे बाल हैं इस पे। अरे तो मेरी शादी थोड़ी है, देखने दे अगर दिख रहे हैं तो। अरे माँ जी रुकिए ना, बस 2 मिनट बैठ जाइए। ऐसे ही छवि अपनी सास हेमलता के हाथों पर जबरदस्ती वैक्स कर देती है, जिसके करने के बाद हेमलता बहुत ही जोर से झल्ला उठती है और अपनी बहू को सुनाने लगती है, अरे ओ नास बेटी, कल मुही बेशरम, ये क्या कर दिया तूने? माँ जी, ज्यादा जोर से कर दिया क्या मैंने? कल मुही मेरी पूरी खाल खींच ली तूने और बोल रही है कि ज्यादा जोर से तो नहीं हुआ। ऐसे ही दोनों शादी में चली जाती हैं और कुछ देर बाद वापस आ जाती हैं। हेमलता देखती है कि उसके दोनों हाथों पर इचिंग और रेशे से होने लगे हैं। तभी वो अपनी बहू को चिल्ला चिल्ला कर वहाँ बुलाती है और बोलती है, अरे ओ कल मुही, जरा आसमान से उतरकर नीचे तो आ और देख तेरी वो पट्टी खींचने से क्या हो रहा है अब मुझे। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, तेरी वजह से मेरे दोनों हाथों में खुजली हो रही है, देख। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि वैक्सिंग आपको सूट नहीं करेगी और आपको रैशेस निकल आएंगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे अब कुछ लगा भी दे इस पर,
अपनी वैक्सीन के लिए तो बड़ी जल्दी आ गई थी तू। अभी लाई। इतने में छवि कोकोनट ऑयल लेकर जल्दी से अपनी सास के दोनों हाथों पर लगा देती है, जिसे लगाने के बाद हेमलता को बेहद आराम मिलता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और छवि जब भी कभी अपने पति के हाथों पर थोड़े से भी बाल आते हुए देखती तो हर 10 दिन में वो उसको वैक्स किया करती। बेचारा नील अपनी पत्नी के प्यार में रोते रोते हमेशा वैक्स करवा लिया करता। ऐसे ही एक दिन छवि नील की वैक्सिंग कर रही होती है, तभी हेमलता उसे ये सब करता हुआ देख लेती है और बोलती है, बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? मेरे साथ जो किया सो किया, मैंने होने दिया। अब तू मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। क्या तुमने मेरी माँ की भी वैक्स की है? हाँ नील, लेकिन माँ जी अभी ठीक है। और तू नालायक, मेरा बेटा होकर इसकी बातों में आ गया। वो माँ मैंने छवि की खातिर कर लिया बस। हाँ, अब तो जो ये बोलेगी वो तेरे लिए पत्थर की लकीर होगी। माँ का क्या है, माँ तो पागल है पागल। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को ऐसा मत कहिए माँ, मैं नहीं करूँगा अब ऐसे। ऐसे ही कुछ दिन बाद हेमलता की वैक्स की हुई जगह पर फिर से खुजली और दाने निकलने लगते हैं, जिसके बाद हेमलता बहुत परेशान हो जाती है और छवि से बोलती है, अरे ओ तू लक्ष्मी, देख तेरी वजह से मुझे फिर से ये क्या हो रहा है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे अपनी जितनी खाल खींचनी है खींच लेती, पर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने में नील आता है और अपनी माँ को इस हाल में देखकर छवि को कहता है, छवि ये क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? पहले तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि मेरी माँ ठीक हो गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से माँ को फिर से ये सब हो रहा है। नील, मुझे नहीं पता था कि माँ जी को ये सब दोबारा हो जाएगा। ऐसा कहकर छवि और नील हेमलता को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर हेमलता को एलर्जी ठीक करने की क्रीम और मेडिसिन दे देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हेमलता के हाथ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। साथ ही छवि घर की जिम्मेदारियां फिर से उठाने लगती है। अब वो अपने अलावा किसी और को भी वैक्सिंग नहीं करती। साथ ही उसे ये समझ आ जाता है कि हमें किसी से भी बिना पूछे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसकी स्किन सेंसिटिव हो, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वैक्सिंग वाली बहू? है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से लोगों की वैक्स करने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।